अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बाहर से जोर जोर से दरवाजा लॉक करते हुए कोई आदमी चिल्ला रहा था। हाल में खड़ी अंजलि मामी, मीनाक्षी और योगिता हैरानी से दरवाजे की ओर देखने लगे। दरवाजे से आती हुई आवाज सुनकर किशन मामा भी अपने कमरे से बाहर चले आए। बेडरूम के ठीक बाहर खड़ी अनिका भी स्टेयरकेस उतारकर नीचे हॉल में आने लगी। अनिका अंजलि मामी धीरे कदमों से दरवाजे के पास आ गई और बाहर से चिल्ला रहे आदमी को पूछा, कौन है आप और इस तरह दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? तभी बाहर से एक आदमी गुस्से से चिल्लाया, मैं अनिका का बाप हूँ, दरवाजा खोलो। किशन मामा और अंजलि मामी हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। जब उन दोनों ने पीछे मुड़कर अनिका की तरफ देखा तब अनिका समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें क्या जवाब देती। मीनाक्षी ने तभी योगिता को इशारा करते हुए कहा, लगता है कोई रिश्तेदार आया है, जाओ बेटा जाकर दरवाजा खोलो। इससे पहले कि अनिका योगिता को रोक पाती, योगिता तेजी से दरवाजा की ओर गई और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही गौतम गुलेरिया अपने हाथ में एक छड़ी लिए छड़ी के सहारे से तेजी से घर के अंदर दाखिल हुआ। साथ में गौतम गुलेरिया की वाइफ मनीषा भी अंदर दाखिल हुई। गौतम गुलेरिया ने अंजलि मामी और किशन मामा की ओर देखकर कहा, दरवाजा खोलने में बड़ी देर लगा दी आपने। मुझे लगता है आपने पहले ही देख लिया होगा कि दरवाजे पर मैं खड़ा हूँ और इसीलिए दरवाजा खोलना जरूरी नहीं समझा होगा। पीछे खड़ी योगिता जल्दी से गौतम के पास आई और कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मगर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर आपको वेलकम नहीं किया जाएगा? योगिता और मीनाक्षी गौतम गुलेरिया से ये उगलवाना चाहती थी कि आखिर गौतम गुलेरिया की मल्होत्रा परिवार के साथ क्या दुश्मनी है। इस वक्त गौतम गुलेरिया इतना गुस्से में था कि उससे यह तक पूछने की परवाह नहीं की कि आखिर कमरे में मौजूद बाकी दोनों औरतें जिसने वह पहले कभी नहीं मिला था वह कौन थी। अपने चेहरे पर मुस्कान लिए मीनाक्षी ने गौतम गुलेरिया से कहा, अरे आप वहां दरवाजे के पास खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहे हो, खामखा तमाशा हो जाएगा। आस पड़ोस के लोग सोचेंगे कि घर में लोगों की आपस में बनती नहीं होगी। आप एक काम कीजिए, अंदर आइए, अंदर बैठकर बात करते हैं। गौतम गुलेरिया छड़ी के सहारे तेजी से अंदर की ओर चलने लगा। तभी अनिका ने गौतम गुलेरिया का रास्ता रोक लिया। गौतम से तिलमिलाते हुए गौतम ने अनिका से पूछा, अब तुम मुझे अंदर आने से रोक रही हो? अनिका ने धीमी आवाज में गौतम गुलेरिया से कहा, अगर आपको कुछ कहना है तो मुझसे कहिए और यहीं पर कहिए। अनिका नहीं चाहती थी कि गौतम गुलेरिया की वजह से मल्होत्रा खानदान किसी भी तरह की मुसीबत में फंसे। अपनी छड़ी को जोर से फर्श पर पटकते हुए गौतम ने कहा, तो मल्होत्रा खानदान में आकर तुम बड़ों से बात करने की मैनर्स भी भूल गई हो, यह तो साफ पता चल रहा है। अनिका ने अपनी आवाज बढ़ाते हुए गौतम से कहा, पापा यह मत भूलिए कि आप मल्होत्रा खानदान के घर में खड़े होकर उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। अनिका की बात का जवाब देते हुए गौतम ने कहा, इंसल्ट तो मेरी हो रही है इस घर में, आखिर मैं इस खानदान का दामाद हूँ और देखो मेरे साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। पहले तो पागलों की तरह मैं दरवाजा ठोकता रहा, किसी ने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला और अब कोई मुझे बैठने को भी नहीं पूछ रहा, ना कोई मुझे पानी पूछ रहा। क्या घर के दामाद के साथ यह सलूक किया जाता है? तुम्हारी माँ के साथ शादी होने के बाद मैं कभी भी तुम्हारी माँ के मायके वालों से नहीं मिला। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी नानी अभी जिंदा है तो सोचा उनसे मिल लूं। यह कहते हुए गौतम गुलेरिया अंदर जाने की कोशिश करने लगा, मगर अनिका बिल्कुल गौतम गुलेरिया के सामने आकर रास्ता रोककर खड़ी हो गई। गौतम गुलेरिया ने अनिका को धकेल कर उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की, मगर दुबली पतली देखने वाली अनिका के अंदर की गजब की ताकत थी और गौतम गुलेरिया चाह कर भी अनिका को रास्ते से हटा नहीं पाया। वह जितनी कोशिश करता अनिका को रास्ते से हटाने की, उतना ही उसे पीछे जाना पड़ता। जब गौतम गुलेरिया को यह बात समझ आई कि उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि अनिका को अपने रास्ते से हटा सके, तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे माँ जी जरा बाहर भी आइए, देखो आपका दामाद पहली बार आपके घर में आया है। बाहर हो रहे शोर शराबे को सुनकर नानी माँ अपने कमरे से बाहर आई। करण गुलेरिया को छोड़कर स्वाति सालों पहले मल्होत्रा खानदान से दूर हो गई थी। नानी माँ को
पता था कि स्वाति ने गौतम गुलेरिया के साथ शादी की थी, मगर आज वह देखना चाहती थी कि आखिर स्वाति ने करण गुलेरिया को छोड़कर जिस इंसान से शादी की थी वह कैसा दिखता था। नानी माँ ने अनिका को रास्ते से हटने का इशारा करते हुए कहा, बेटा उसका रास्ता छोड़ो, उसे अंदर आने दो। मैं भी सुनना चाहती हूँ कि इतने सालों के बाद ये इंसान मुझसे क्यों मिलने आया है। नानी माँ का हुक्म सुनते ही अनिका ने गौतम गुलेरिया का रास्ता छोड़ दिया। जैसे ही गौतम गुलेरिया नानी माँ के पास गया, पीछे खड़ी अंजलि मामी ने मीनाक्षी से कहा, देखो हमारे घर पर मेहमान आए हो, मुझे लगता है तुम्हें योगिता के साथ घर चले जाना चाहिए। मीनाक्षी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे मुझे पता है कि अनिका के पापा आए हैं मिलने, मगर यह तो हमारी भी रिलेटिव हुए ना। मुझे लगता है कि हमें भी यहाँ रुकना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, आखिर वह भी हमारे भी तो रिलेटिव हुए ना। अंजलि मामी जानती थी कि इस वक्त मीनाक्षी के साथ बहस करना कोई फायदा नहीं था। हाल के सोफे पर नानी माँ, किशन मामा और अंजलि मामी बैठ गए। उनके ठीक सामने गौतम गुलेरिया और मनीषा बैठ गई। डाइनिंग टेबल के पास रखी कुछ शेर को उठाकर योगिता ने गौतम गुलेरिया के ठीक बगल में सजा दिया और उस पर योगिता और मीनाक्षी बैठ गए। योगिता और मीनाक्षी को बैठे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सिनेमा हॉल में कोई एंटरटेनमेंट करने आए हो। अनिका वही डाइनिंग टेबल के पास खड़ी गौतम गुलेरिया को गुस्से से देख रही थी। जब गौतम ने देखा कि कोई उसके साथ बात करने की पहल नहीं कर रहा था, तो वह खुद ही खड़ा हो गया और नानी माँ के पास जाकर उनके पाँव छुए और कहने लगा, मम्मी जी, सालों पहले मेरी और स्वाति की शादी हुई थी, मगर हम आज तक एक दूसरे को नहीं मिले। दरअसल इसमें सारी गलती स्वाति की है। उसने कभी जिक्र ही नहीं किया कि वह आपके परिवार की बेटी है और इसीलिए इतने सालों में हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। देखो, एक ही परिवार होने के बावजूद हम कितने सालों बाद एक दूसरे से पहली बार मिले हैं। गौतम गुलेरिया की इस बात का जवाब देते हुए अंजलि मामी ने कहा, जी स्वाति को मरे हुए तो काफी साल हो गए हैं और जहाँ तक मैं आपके बारे में सुना है, स्वाति के मरने के तुरंत बाद आपने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए अब आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं रहे। अंजलि मामी का जवाब सुनते ही गौतम गुलेरिया ने फिर से अपनी छड़ी फर्श पर पटकाते हुए कहा। कुछ देर सोचने के बाद गौतम गुलेरिया ने कहा, दूसरी शादी की नहीं, मुझे करनी पड़ी, वह भी स्वाति की वजह से। अनिका को जन्म देते वक्त स्वाति ने काफी दर्द झेला था। डिलीवरी के वक्त उसका काफी खून बह गया था। शरीर में आयरन की मात्रा बहुत कम हो गई थी और डिलीवरी के बाद वह कई घंटों तक बेहोश हो रही थी। स्वाति के शरीर में काफी कमजोरी आ गई थी। उसी वजह से धीरे धीरे उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ने लगी। मरने से पहले अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चिंता थी तो वह इस बात की थी कि स्वाति के चले जाने के बाद अनिका का ख्याल कौन रखेगा, और इसलिए उसने मुझसे वचन लिया कि मैं दोबारा शादी करूंगा ताकि अनिका के सर पर माँ का साया बना रहे। अगर स्वाति ने मुझसे वचन नहीं लिया होता तो मैं कभी दूसरी शादी नहीं करता। आखिर मैं स्वाति से बहुत प्यार करता था, वह भी मुझसे इतना ही प्यार करती थी। गौतम गुलेरिया ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपनी आंखों से उन आंसुओं को पोंछने की कोशिश की जो थे ही नहीं। फिर अपना रुमाल फिर से अपनी जेब में डालते हुए गौतम गुलेरिया ने नानी माँ से कहा, भले ही स्वाति अब इस दुनिया में नहीं रही, मगर आप स्वाति की माँ है और उस लिहाज से कहीं ना कहीं आप मेरी भी माँ है और यह रिश्ता कभी नहीं बदल सकता। गौतम की बात को आगे बढ़ाते हुए बगल में बैठी अनिका की सौतेली माँ मनीषा ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौतम, मैं भी स्वाति से मिली थी, वह जिंदा थी तब। हमारा अपना तो कोई परिवार नहीं है, मगर आप चाहे तो मुझे ही अपनी खोई हुई बेटी समझ सकते हैं। मुझे भी अपनी फैमिली में स्वीकार कर लीजिए। आखिर किसी के मर जाने से परिवार के बीच बंधा हुआ रिश्ता तो टूट नहीं जाता। अब देखिए ना, स्वाति इस दुनिया में नहीं रही, फिर भी अनिका आप लोगों के साथ आपके परिवार का हिस्सा बन के रह रही है ना। उसी तरह हमें भी अपने परिवार का हिस्सा बना लीजिए, हम बहुत खुश होंगे। मनीषा की बात सुनने के बाद नानी माँ ने फिर से गौतम गुलेरिया की आंखों में आंखें डालकर पूछा, स्वाति ने तुम्हें दोबारा शादी करने पर मजबूर किया और यह औरत मरने से पहले स्वाति को मिली है? अपनी बेटी के बारे में
सोचकर नानी माँ की आंखें भर आई। किस तरह खुद मौत से लड़ रही थी, मगर फिर भी अपने पति और अपनी बच्ची की भविष्य के बारे में सोच रही थी। नानी माँ को अचानक ही स्वाति का स्वभाव याद आया। जब स्वाति अनिका की उम्र की थी तब बहुत गुस्सैल और जिद्दी थी। अगर स्वाति को कोई गलत बात लगती तो वह जरूर उस चीज का विरोध करती। किसी के भी सामने लड़ने से स्वाति कभी नहीं डरती थी। कॉलेज हो या बिजनेस हो या फिर कोई फैमिली मैटर हो, अगर स्वाति को लगता कि कहीं कोई बात गलत हो रही है तो वह जरूर उस बात का विरोध करती। नानी माँ को पता था कि जब भी स्वाति के कारण साथ बात करनी हो तो किस तरह करण गुलेरिया को धमकाती थी। अगर करण ने किसी और लड़की की ओर आंख उठाकर देखा तो वह उसकी टांगे तोड़ देती। नानी माँ को स्वाति की वह बात याद आ गई जब नानी माँ ने स्वाति को करण के साथ झगड़ा होने के बाद समझाने की कोशिश की थी कि वह करण को इतना काबू में रखने की कोशिश ना करे। अगर किसी दिन और से शादी करके आ जाएगा तो बहुत पछताओगी। नानी माँ की इस मजाक का जवाब देते हुए स्वाति ने कहा था, मेरे होते हुए तो क्या, अगर मेरे मरने के बाद भी करण ने दूसरी लड़की की ओर आंख उठाकर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्वाति के दोस्त हमेशा नानी माँ से कहा करते थे कि उन्होंने एक बेटी को नहीं बल्कि किसी ऐसे राजा को जन्म दिया है जो पिछले जन्म में पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, मगर कहीं ना कहीं वह इच्छा भी अधूरी रह गई थी। नानी माँ यह नहीं समझ पा रही थी कि ऐसे स्वभाव की लड़की अचानक अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर इतनी कैसे टूट गई थी कि उसे अपने पति से वचन लेना पड़ा कि वह दोबारा शादी कर ले। नानी माँ ने गौतम से पूछा, क्या सचमुच स्वाति ने तुम्हें कहा था कि दूसरी शादी कर लो? नानी माँ की यह सवाल पर गौतम अपनी खराश मिटाने लगा। गौतम गुलेरिया जोर जोर से खांसने लगे। अचानक आई खांसी को रोकने के लिए मनीषा जोर जोर से उनकी पीठ सहलाने लगी। कुछ देर खांसने के बाद अचानक ही गौतम की खांसी बिल्कुल शांत हो गई। तभी मनीषा ने जवाब देते हुए कहा, जी हाँ माँ जी, स्वाति ने कहा था और इसलिए तो मैं आज तक स्वाति को अपने मन से भुला नहीं पाया हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह स्वाति की वजह से हूँ और स्वाति की फैमिली ही मेरी फैमिली है। स्वाति का परिवार ही मेरा परिवार है और स्वाति की माँ ही मेरी माँ है। नानी माँ की आंखों से आंसू छलकने लगे। अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए नानी माँ ने धीमी आवाज में मनीषा से कहा, हमारा कोई रिश्ता नहीं, तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो। नानी माँ के मुंह से यह बात निकलते ही किशन मामा अपनी जगह से खड़े हो गए और गौतम और मनीषा से कहने लगे, मेरी बहन के जिंदा होते हुए तुमने अपनी लिए दूसरी पत्नी की तलाश कर ली थी और अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मान ले। माफ करना, हमें अपने परिवार में ऐसे मेंबर हमें नहीं चाहिए जो मुश्किल घड़ी में परिवार वालों का साथ छोड़ दे। गौतम और मनीषा ने सोचा था कि ऐसी इमोशनल बातें करके वह मल्होत्रा खानदान को मना लेंगे, मगर इस वक्त गौतम गुलेरिया का प्लान बुरी तरह से फेल हो गया था। इसलिए अपनी लड़की से सहारे पर खड़े हुए गौतम गुलेरिया ने नानी माँ को देखते हुए कहा, माँ जी, किशन, आप चाहे मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानो या न मानो, मगर एक बात तो आप लोग को नहीं झुठला सकते कि मैं अनिका का बाप हूँ और उस लिहाज से हमारा रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। अनिका जानती थी कि यह सब बात करने के पीछे जरूर मनीषा और गौतम गुलेरिया की कोई चाल होगी। जरूर वह मल्होत्रा खानदान के पास कोई प्लान करके आए होंगे, मगर अनिका चुपचाप खड़ी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर गौतम गुलेरिया और मनीषा मल्होत्रा खानदान से क्या चाहते थे। गौतम गुलेरिया और मनीषा मल्होत्रा खानदान के साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए कितना गिर सकते थे यह अनिका ने अपनी नजरों से देख लिया था। अनिका जानती थी कि गौतम गुलेरिया जो कुछ भी कर रहा था वह सब कुछ झूठ था। स्वाति के लिए गौतम का प्यार और इमोशंस भी झूठे थे, मगर एक बात खुद अनिका भी नहीं झुठला सकती थी कि गौतम गुलेरिया उसका बाप था। गौतम गुलेरिया के पास बैठी मीनाक्षी जो अब तक चुप थी, वो गौतम की इस बात पर अचानक खड़ी होकर कहने लगी, गौतम ठीक कह रहे हैं, चाहे जो कुछ भी हो, गौतम स्वाति के हस्बैंड थे और अनिका के पापा। उस नजर से देखा जाए तो वह मल्होत्रा खानदान का हिस्सा है। तो क्या हुआ अगर स्वाति अब इस दुनिया में नहीं रही? गौतम के साथ रिश्ता कैसे टूट जाएगा? अपनी बेटी की ओर
देखकर मीनाक्षी ने एक जहरीली मुस्कान दी और फिर अनिका की ओर देखकर कहा, अगर बाप ने दूसरी शादी भी कर ली तो बेटी का फर्ज है कि वह अपनी नई माँ को भी अपनी सगी माँ जितना प्यार और इज्जत दे। इससे तो बच्चे के संस्कार पता चलता है कि वह अपने बड़ों से कैसे बर्ताव करते हैं। इस बात पर अंजलि मम्मी ने कहा, देखो मीनाक्षी, यह हमारे परिवार का मामला है। तुम और योगिता इन सब चीजों से बाहर रहो तो अच्छा है। मेरे ख्याल से अब देर भी बहुत हो चुकी है, तुम दोनों को चला जाना चाहिए। अंजलि मम्मी की बात को उड़ाते हुए मीनाक्षी ने कहा, नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ 10:30 बजे है, कहाँ देर हुई है। हमारी योगिता तो रात को 3-4 बजे कर लौटने की आदत है, हमें कोई जल्दी नहीं है। अंजलि मम्मी मीनाक्षी की यह बात सुनकर बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह वह मीनाक्षी और योगिता से पीछा छुड़ाए। अब जो कुछ भी हो रहा था वह अनिका के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। अनिका गौतम के थोड़ा पास आकर खड़ी हो गई और फिर गौतम की आंखों में आंखें डालकर अनिका ने पूछा, पापा क्या चाहते हो आप? यहाँ पर क्यों आए हो? यह बात मैं अब तक समझ नहीं पाई। क्या चाहते हैं आप मल्होत्रा परिवार से? गौतम ने अपनी अनिका की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मैं तो बस अपनी बेटी का प्यार चाहता हूँ और अपनी मरी हुई बीबी के परिवार से थोड़ी सी इज्जत चाहता हूँ। अनिका यह जवाब सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो गई। तभी गौतम ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए, अगर आप लोग मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते तो ना सही, मैं आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, मगर हाँ, अगर आप मुझे इस परिवार से हटाना चाहते हैं तो फिर क्यों ना सब कुछ लीगली किया जाए। मुझे मेरा हिस्सा दो और खुशी खुशी यहाँ से मैं चला जाऊंगा। गौतम की यह बात सुनकर किशन मामा हैरान रह गए। उन्होंने गौतम से पूछा, यह क्या कह रहे हैं आप? किस हिस्से की बात कर रहे हैं आप? हमारे परिवार पर भला आपका क्या हिस्सा हो सकता है? किशन मामा के ठीक सामने गौतम अपनी छड़ी पटकारते हुए खड़े हो गए और कहा, यह बात तो सभी जानते हैं कि अमृत टेबलेट का आविष्कार स्वाति ने किया था। स्वाति जो कि मेरी धर्मपत्नी थी और यह सामने खड़ी लड़की मेरी और स्वाति की औलाद है। बात बहुत सिंपल है, अगर आप लोग मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते तो अमृत टेबलेट से जो प्रॉफिट होने वाला है उसमें मुझे मेरी हिस्सेदारी दे दीजिए। आखिर वो टेबलेट मेरी बीबी ने बनाई थी और उस पर सबसे बड़ा हक स्वाति का ही था। अब वो इस दुनिया में नहीं रही तो उसका पति होने के नाते उसके प्रॉफिट पर मेरा हक है। तो अब यह बात तो आप सभी जानते हैं कि स्वाति का पति और अनिका का बाप होने के नाते मैं लीगली कोर्ट में इस प्रॉफिट के शेयर पर दावा ठोक सकता हूँ। चलिए, अब कड़वी बातें बहुत हो गई, अब जरा काम की बात कर लेते हैं। देखिए, फॉर्मूला तो मेरी बीबी का था। चलो, माना कि सारा इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी आप हैंडल करने वाले हैं, तो इस लिहाज से प्रॉफिट शेयरिंग 50-50% होना चाहिए। 50% स्वाति का और 50% आपका। अब स्वाति का तो इस दुनिया में नहीं है, तो उसके 50% से आधा हिस्सा मेरा होगा और आधा अनिका का होगा, यानी कि टोटल प्रॉफिट में से आप मुझे 25% दे दीजिए। यह बिल्कुल सही रहेगा। ज्यादा की मुझे लालच नहीं है और जैसा कि मैंने चाहा था कि यहाँ आपके परिवार का हिस्सा बनकर आया हो, परिवार के लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। मैं चाहता तो यह पूरी की पूरी फार्मूला किसी और कंपनी को बेचकर 100% प्रॉफिट खुद के नाम पर कर सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर रहे। क्यों माँ जी, सही कह रहा हूँ ना मैं? किशन मामा को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह किसी भी वक्त गौतम गुलेरिया पर हाथ उठा सकते थे, मगर वह जानते थे कि स्वाति बिना किसी विल को बनाए गुजर गई थी। स्वाति की बनाई हुई हर चीज पर सबसे पहला हक उसके पति का यानी गौतम गुलेरिया का होता था। अगर गौतम कोर्ट चला जाता है तभी भी शायद कोर्ट यही फैसला सुनाएगी। अनिका जानती थी कि उसकी माँ स्वाति जो फॉर्मूला छोड़ गई थी, उस फॉर्मूला के बेस पर अगर प्रोडक्शन किया जाता तो अमृत टेबलेट को बाजार में उतारना नामुमकिन था। सालों की मेहनत के बाद अमृत टेबलेट के फार्मूला में कुछ सुधार लाने के बाद ही टेबलेट का मास प्रोडक्शन मुमकिन हुआ था।
मगर गौतम गुलेरिया यह आसानी से प्रूव कर दिया था कि ओरिजिनल फार्मूला तो उसकी बीवी स्वाति का ही था, जिस पर उसका भी इतना ही हक था जितना अनिका का था। पहले जब गौतम गुलेरिया ने मनीषा घर में दाखिल हुए थे, तब अनिका ने सोचा था कि वह किसी भी तरह कामिनी की पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टर सक्सेना के अंडर करवाने की डिमांड किशन मामा के सामने रखेंगे। मगर अनिका ने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि गौतम गुलेरिया यहाँ अमृत टैबलेट पर अपना हक जताने आया था। अमृत टैबलेट के मास प्रोडक्शन के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहता था, उसे पूरा करने के लिए बहुत सारा कैश किशन मामा को अरेंज करना था। ऐसी हालत में गौतम गुलेरिया ने ऐसी डिमांड उनके सामने रख दी थी जिसे पूरा करना उनके लिए नामुमकिन था। और गौतम गुलेरिया की बात अगर मान ली जाए तो इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी सालों साल तक मल्होत्रा फार्मेसी को गौतम गुलेरिया को पैसे चुकाने पड़ेंगे। किशन मामा और अनिका दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह गौतम गुलेरिया के रूप में आई हुई मुसीबत को वह अपने सर से टाले। मुस्कुराते हुए गौतम गुलेरिया ने किशन मामा से कहा, अब ना चाहते हुए भी तुम्हें मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानना ही पड़ेगा। क्या है कि जीजा और साले का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। आज इतने सालों बाद जीजा अपने साला से एक छोटी सी फेवर की उम्मीद रखता है और मेरी बेटी मनीषा की एक औलाद है, यानी कि अनिका की छोटी बहन कामिनी। वह यही दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। मगर कामिनी की जो मेंटोर है वह अभी इतनी एक्सपीरियंस नहीं है कि कामिनी किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के अंडर ट्रेनिंग लेना चाहती है। अगर तुम सिफारिश करके यह छोटा सा काम कर दो तो अपने जीजा पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि मल्होत्रा फार्मेसी मेडिकल फील्ड में काफी समय से काफी होल्ड रखती थी। किशन मामा ज्यादातर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को और बोर्ड मेंबर्स को अच्छी तरह से जानते थे। ना चाहते हुए भी किशन मामा को पता था कि उसे गौतम का यह काम करना ही होगा। इसीलिए किशन मामा ने गौतम से कहा, मैं कोशिश करता हूँ, वैसे किस प्रोफेसर के अंडर उसे ट्रेनिंग लेनी है। गौतम गुलेरिया ने कुछ देर सोचा, फिर अपने माथे पर खुजाते हुए अचानक ही बोला, अरे हाँ, याद आया, डॉक्टर अमृता नाम है उसका। कुछ देर के लिए मैं उस डॉक्टर का नाम भूल गया था, फिर यह अमृत टैबलेट की बात की थी तो उसी पर से मुझे याद आया, डॉक्टर अमृता नाम है उसका। उसी के अंडर ट्रेनिंग लेना चाहती है कामिनी। यह नाम सुनकर हैरान किशन मामा ने गौतम से पूछा, वो फेमस न्यूरोसर्जन अमृता? अरे उस डॉक्टर से बात करने के लिए तो बड़े बड़े मिनिस्टर भी महीनों तक उसके ऑफिस में चक्कर लगाता है। माफ करना, इतनी बड़ी पहुंच मेरी नहीं है, मैं तुम्हारा यह काम नहीं कर सकता। अनिका पास ही खड़ी हुई यह सब बातें सुन रही थी। गौतम ने मुंह बनाते हुए किशन मामा से कहा, यह क्या बात कर रहे हो तुम किशन? तुम अपनी सिफारिश से मेरी भतीजी प्रीति को डॉक्टर अमृता के अंडर एडमिशन दिला सकते हो, तो फिर मेरी बेटी का एडमिशन क्यों नहीं करवा सकते? किशन मामा गौतम गुलेरिया की इस बात को समझ नहीं पाए। हैरान होकर उन्होंने गौतम से पूछा, तुम्हारी भतीजी का एडमिशन? यह क्या कह रहे हो तुम? मैं कुछ समझा नहीं। इससे पहले कि किशन मामा अपनी बात पूरी कर पाते, अनिका ने गौतम गुलेरिया से कहा, मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान अपनी बेटी की नजरों में इतना गिर सकता है कि उस बेटी को, उस इंसान को अपना बाप कहने में भी शर्म आए। अनिका की इस बात पर गौतम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गौतम ने अनिका पर आवाज ऊंची करते हुए कहा, बेशर्म लड़की, अपने बाप के साथ इस तरह बात की जाती है? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो तुमने बिना मेरी इजाजत के मेरी पत्नी की टेबलेट का फार्मूला चुराया और आज बेशर्म की तरह सबके सामने इस तरह मेरा इंसल्ट कर रही हो। अपने बाप का इंसल्ट कर रही हो सबके सामने। यह मत भूलना कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और यह बात कभी नहीं बदलने वाली। तुम चाहे तो मुझे धोखा देकर सारा प्रॉफिट खुद ही हजम करने के बारे में भी कितनी भी प्लानिंग कर लो, मगर मैं तुम्हारा यह प्लान कामयाब नहीं होने दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी बेटी को फार्मूला चुराने के इल्जाम में जेल भी भिजवा सकता हूँ। यह बात करते हुए गौतम गुलेरिया की सांसें फूलने लगी थी और उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कॉफी मग तोड़ दिया। गौतम गुलेरिया का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वह ठीक तरह से अपना पाँव पर खड़ा भी नहीं रह पाया था। अपनी छड़ी के सहारे पर किसी तरह खड़े होकर गौतम गुलेरिया ने किशन मामा से कहा, मल्होत्रा परिवार को मुझे एप्लीकेशन देना होगा।
तुम लोगों को अमरूद टेबलेट के प्रॉफिट शेयरिंग का लीगल एग्रीमेंट बनवाना होगा और मुझे जल्द से जल्द मेरा शेयर देना होगा। और अगर तुम 2 दिन के अंदर मुझे पैसा नहीं दे सकते तो फिर मेरी बेटी का एडमिशन डॉक्टर अमृता के अंदर करवा दो और फिर पैसे चुकाने के लिए तुम्हें कुछ और वक्त भी की मोहलत में दे सकता हूँ। एडमिशन के बदले में तुम्हें पैसा चुकाने के लिए मैं 3 महीना दे सकता हूँ। यह कहने के बाद छड़ी के सहारे पर गौतम गुलेरिया फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। गौतम गुलेरिया ने जिस तरह नेहले पे दहला मारा था, यह देखकर मीनाक्षी और योगिता को बहुत मजा आ रहा था। किशन मामा गौतम से कुछ कहने वाले थे, तभी अनिका ने गौतम से कहा, अब जरा शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो, वरना 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, बल्कि इस कॉफी मग की पैसे भी आपको देने पड़ेंगे। गौतम गुलेरिया ने हैरान होकर अनिका से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अनिका ने कहा, आपसे किसने कह दिया कि अमरूद टेबलेट का फॉर्मूला मेरी माँ स्वाति ने बनाया था? अनिका के मुंह से यह बात सुनते ही हॉल में खड़े सभी लोग हैरानी से अनिका को देखने लगे। अटकते हुई आवाज में गौतम गुलेरिया ने अनिका से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? यह बात तो सभी जानते हैं कि अमरूद टेबलेट का फॉर्मूला तुम्हारी माँ स्वाति ने बनाया था। अनिका ने अपने हाथ झटकते और कहा, इस बात का क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? अगर यह फार्मूला आपके पास इतने सालों से था तो मुझे एक बात बताइए कि एक छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी को आप अब तक संभाल क्यों नहीं पाए? इस फार्मूला को लेकर आपने खुद क्यों नहीं शुरुआत की बनाने की? अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको यह भी साबित करना पड़ेगा कि आपको माँ ने यह फॉर्मूला कब दी थी, कहाँ दी थी और फॉर्मूला देने के बाद आपने इस फॉर्मूला को इतने साल तक कहाँ छुपा कर रखा था। दरअसल गौतम गुलेरिया खुद नहीं जानता था कि स्वाति ने अमरूद टेबलेट का फॉर्मूला कब बनाया था और वो फॉर्मूला उसने कहाँ पर संभाल कर रखा था। अनिका को फॉर्मूला तब मिला था जब वह अपनी माँ के कमरे में जाकर सफाई करती थी और अपनी माँ की बनाई हुई पेंटिंग को बार बार देखती थी। तभी एक पेंटिंग के पीछे कुछ सालों पहले अनिका को अमरूद टेबलेट का फॉर्मूला मिला था। अनिका गौतम गुलेरिया के पास आई और कहने लगी, अब आप अपनी मौजूदा बीबी को लेकर यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे पुलिस को बुलाकर आपके खिलाफ एक्शन लेनी होगी। और एक बार पुलिस यहाँ पर आ गई तो आप बहुत सारे मुकदमे एक साथ चलेंगे। एक तो किसी की फॉर्मूला को अपना फॉर्मूला बताना, दूसरा मनहोदरा फार्मेसी पर कीचड़ उछालने की कोशिश में आप पर मानहानि का दावा किया जा सकता है, तीसरा यह कीमती मग तोड़ने का फर्जाना। अगर आप चाहते हैं कि आप पर इतने सारे मुकदमे ना चलाए तो इज्जत से अपनी बीबी को लेकर यहाँ से चले जाइए। गौतम गुलेरिया अनिका का पावर अच्छे से जानता था। इस बार ज्यादा एग्रीमेंट किए बिना गौतम ने अनिका से पूछा, कितने पैसे हुए इस मग के? अनिका ने जवाब देते हुए कहा, पूरे 10 लाख का मग है। वह क्या है ना, मनहोदरा खानदान अपनी हर पुरानी चीज को जान से ज्यादा संभाल कर रखता था, चाहे वह रिश्ते हो या कॉफी मग। इस मग के साथ कहीं यादें जुड़ी थी जिसे आज आपने तोड़ दिया, इसलिए आपको यह भारी कीमत चुकानी होगी। गौतम गुलेरिया यह समझ चुका था कि अनिका क्या कहना चाहती थी, इसलिए उसने मनीषा का हाथ पकड़ा और अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए मनहोदरा हाउस से निकल गया। पीछे पीछे योगिता और मीनाक्षी भी मनहोदरा हाउस से बाहर निकल गई। इन सब के जाते ही अनिका के फोन पर राजलक्ष्मी का मैसेज आया। राजलक्ष्मी ने लिखा था, डीएनए रिपोर्ट आ गई है, तुमने और कामिनी में कोई एक ही गौतम गुलेरिया की असली बेटी है।